ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है वी विल गो फॉर द elasticity ऑफ डिमांड एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट elasticity डिमांड. सो लेट मी स्टार्ट इट. तो ये मैं आज आपका elasticity ऑफ डिमांड, यस elasticity ऑफ डिमांड के elasticity ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट टाइप्स टू मेजर इट एंड डिफरेंट types to measure it. तो मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच तथा उसके गणना के प्रकार, गणना के प्रकार, मांग की लोच तथा उसके गणना के प्रकार. अब थोड़ा सा हम लोग इस पर फोकस करेंगे और ये लास्ट हमारे इस चैप्टर का होगा. तो आइए शुरू करते हैं. इसमें अलग अलग है. पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट, हाँ प्रोपोर्शनेट proportionate method. क्या है? प्रतिशत तथा अथवा अनुपातिक विधि. प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि. प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि. तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड. अब जब आगे बढ़े तो इसको हम लोग देखते थे इस फॉर्मूले से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये परसेंटेज मेथड ये तो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय इधर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. प्रतिशत परिवर्तन. तो इसको जब हम लोग सॉल्व हम लोगों ने किया तो ED इज इक्वल टू, हमें परसेंटेज मेथड ही तो है ये. ऑलरेडी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, मांग की लोच, तब भी यही फॉर्मूला आता है. उसका मांग की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें पहला प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आता है, उसका भी यही फॉर्मूला आता है. और परसेंटेज प्रोपोर्शन मेथड का भी यही, क्योंकि वो मेथड ही वही है. तो एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेंबर करते हैं तो ये तीनों हमारे पास क्लियर हो जाता है. अब इसका फॉर्मूला यही आता है, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P0 बाई Q0. इंटू P0 बाई Q0. ठीक है. अगला हम लोग देखते हैं सेकंड. उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड. तो कुल व्यय, आउटले भी व्यय होता है, व्यय विधि. तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखते हैं. यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स
क्वांटिटी ऑफ एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर जो P इंटू क्यू है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर यहाँ पे टिप्पणी रिमार्क्स, यहाँ पे टिप्पणी रिमार्क्स। तो हम लोग ऐसे देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि प्राइस सपोज 4 है तो ये 20 है, तो ये 80 हो गया P इंटू क्यू। ये 3 है तो ये 30 है, ये 90 हो गया। सो दिस डिक्लाइंस, दिस इंक्रीजेस, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ED इज ग्रेटर देन 1। यस, व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर नेगेटिवली रिलेटेड, जब कीमत तथा कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध हो, ऋणात्मक संबंध दोनों में। यस, फिर हम आगे लेते हैं 4 और ये 30 हो गया तो ये 120 हो गया, फिर ये 3 और ये 40 हो गया, फिर 120 हो गया। तो ये डिक्लाइन और ये कांस्टेंट गिर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो ED इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स चेंजेस बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, कुल व्यय अपरिवर्तित है, हालांकि कीमत में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, आगे हम 4 यहाँ पर लिए, फिर ये 20 है, लुक एट दिस 80 एंड 3 पे ये 20 है तो ये 66। ये डिक्लाइन हुआ तो ये भी डिक्लाइन है, दोनों गिर रहा है, सेम डायरेक्शन में है। तो ED इज लेस देन 1, price and total expenditure are positively related price and total expenditure में धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है। यहाँ प्राइस है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है। तो आप खुद देखो, ये डायग्राम हमारे सामने है और इस डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ED ग्रेटर देन 1, हियर ED इज इक्वल टू 1 and here ED is less than 1. So ये हमारे पास रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और इस रिलेशनशिप में आप देखो, पहला में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ देखो, आप कुछ भी देखोगे तो प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रही है, कुल व्यय बढ़ रही है। आप ऐसे देख सकते हो बिल्कुल। अलग से मैं एक डायग्राम से आपको इसको क्लियर करता हूँ। अब देखो, यहाँ प्राइस अगर कम हो रही है P1 Q T1 तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रही है, T2 ये इंक्रीज और प्राइस P2 ये डिक्रीज। तो प्राइस डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ED इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ पर प्राइस में कुछ भी चेंज हो, P3 P4, बट टोटल एक्सपेंडिचर अपनी जगह पर ही है T3, तो ED इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम है, तो ED इज लेस देन 1। तो इस तरह से ये 3 लाइन हमें अलग अलग बनते हैं और एग्जैक्ट साफ सुथरा ढंग से बनाए तो ये और ये बनते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ ED इज ग्रेटर देन 1, यहाँ ED इज इक्वल टू 1, यहाँ ED इज लेस देन 1। यस, ये सारा हमारे सामने है, टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड भी हमारे सामने बिल्कुल है। जब हम यहाँ पे देखें तो
पॉजिटिवली रिलेटेड, दोनों में धनात्मक संबंध है। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड है। जनरली ऐसे होता है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कीमत और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध हो ग्रेटर देन 1, इसके चेंजेस में कोई चेंज नहीं हो इक्वल टू 1, इसके चेंजेस से दोनों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो धनात्मक संबंध। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, बिंदु अथवा ज्यामितीय विधि, बिंदु अथवा ज्यामितीय विधि। इसमें एक स्ट्रेट लाइन पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारी इसमें स्ट्रेट लाइन पर चेक करते हैं कि इलास्टिसिटी की कंडीशन क्या है, एक सीधी रेखा पर। यस, तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि इलास्टिसिटी की कंडीशन क्या है, ए बी। यस, अब आप देखो फॉर्मूला यहां पर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मतलब क्या है, निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग। ऊपरी भाग, निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग, ये है। अब यहाँ पर जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लो पूरी लाइन को आप 10 मान लो, तो ED एट B, ED एट B क्या होगा, B पर देखो नीचे का भाग लोअर सेगमेंट तो कुछ है नहीं, ऊपर का सारा है, तो लोअर 0 और ऊपर का सारा BA, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यस, अब ले लेते हैं मिडिल में, अब ले लेते हैं मिडिल में ED एट E, ED एट E इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट EB अपर सेगमेंट EA, तो इज इक्वल टू 1। अगर पूरा को हम 10 मानते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 5, सो इस पॉइंट पे ED इज इक्वल टू 1। अब आते हैं यहां पर C, ED एट C, लोअर सेगमेंट CB अपर सेगमेंट CA। ये पूरा 10 है, इसमें ये 2 और ये 8 है, 2/8 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ED इज लेस देन 1 बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। नीचे वाला भाग ऊपर से बड़ा है, 1/4 हो 1/5 हो तो वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी। तो क्योंकि CF इज, ये CF ने C, हाँ लोअर अपन अपर, CF इज ग्रेटर देन CB, और CF नहीं CA है, ये A है, F नजर आ रहा है, CA इज ग्रेटर देन CB। तो यहां पर होगा, तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब हम लोग आते हैं D पर, ED एट D इज इक्वल टू लोअर पार्ट DB अपर DA। तो DB पूरा 8 लग रहा है और 2 लग रहा है, 8/2 ग्रेटर देन 1। सो ED इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, DB बड़ा है, ये बड़ा है छोटा है, 4/1 5/1 10/1 20/1, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन, बिकॉज
dB is greater than dA. Yes, so at this point ED is greater than 1. Now we see ED at A. ED at A. Lower segment AB पूरा, upper segment 0. Something upon 0 is equal to infinity. Something upon 0 is equal to infinity. तो यहाँ पर elasticity of demand is equal to infinity. Yes. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ED is greater than 1. यहाँ पर ED is equal to 1 और यहाँ से नीचे ED is less than 1. ED is greater than 1, ED is equal to 1, ED is greater than 1, less than 1. तो यहाँ पर हम लोग मोर इलास्टिक बोलते हैं, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार, यहाँ पे यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, इकाई लोचदार, इकाई लोचदार, और यहाँ बोलते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार। तो इस तरह से ये एक लाइन पर हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, मांग की लोच बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, बिंदु अथवा ज्यामितीय विधि, ये हमेशा हमारे सामने होता है। यस, तो ऐसे अब आगे बढ़े और तो हम पांचवा देखते हैं। अगला मतलब उसको बोलते हैं आर्क elasticity method, चाप लोचदार विधि। चाप लोचदार विधि। ए बी, जब कभी भी जो आर्क है, चाप है, वो एक सर्किल का हिस्सा होता है, नहीं इसका एक हिस्सा, उसको सर्किल बोलते हैं। ये आर्क है। अब इस पर हमें इलास्टिसिटी पता करनी है दो पॉइंट के बीच। जनरली हम लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P0 बाई Q0 होता है। और पिछली क्लास से हम लोग इसको जान रहे हैं। यस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब देखिए आप, तो यहाँ पर एक चीज़ तो बेटर है ना, कि यहाँ पर ये Q1, यहाँ पर ये Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 है। बस, तो P0 Q0 P1 Q1,
ये ऐसे है P0 Q0 P1 Q1। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है कि ये दोनों के बीच का अंतर इसका अंतर बताता है, बट P0 एक्सट्रीम वैल्यू को देता है और सिर्फ एक्सट्रीम क्वांटिटी को देता है। तो एक्सट्रीम प्राइस और एक्सट्रीम क्वांटिटी पर हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हम यहाँ एवरेज ले लें दोनों का P0 प्लस P1, सो P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1/2 और नीचे Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड 1/2। सो P0 P1 1/2, Q0 प्लस Q1 1/2। तो ये कैंसल। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर Q1 को एक जगह कर दो, Q वाला Q0 प्लस Q1 इंटू P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई सम ऑफ क्वांटिटी इंटू सम ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस, सम ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यस, और ये पूरा का पूरा उसकी कहानी है। इसको एक जगह हम यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, ED इज इक्वल टू वस्तु की मात्रा का जोड़ डिवाइडेड बाई वस्तु की मात्रा का घटाव इंटू कीमत का जोड़ माइनस कीमत का घटाव। ये पूरा का पूरा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये पूरा का पूरा हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड है, चाप लोचदार विधि है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारे पास है। अब देखो आप, हमने 5 अलग अलग क्वेश्चन हमारा ये था। तो अगर जब आंसर लिखेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन में जाएंगे, परिचय में तो हम लोग डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, फिर टाइप्स बताएंगे कौन कौन सा है, फिर मेन बॉडी में जाएंगे और सबको एक्सप्लेन करेंगे। मेन बॉडी में जाएंगे, ये सबको एक्सप्लेन करेंगे, और आखिरी में कंक्लूजन में निष्कर्ष में हमें लिखना पड़ेगा कि थोड़ा बताकर कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड इज मोर पॉपुलर इन द कंट्री लाइक इंडिया। प्रोपोर्शनेट मेथड इज मोर पॉपुलर yes in the country like India। भारत जैसे राष्ट्र में प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि, यस, प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि भारत जैसे राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। तो हम जब निष्कर्ष लिखेंगे तो ऐसे हमें नजर आएगा। तो पहला इस तरह से ये पहला पोर्शन क्वेश्चन आंसर राइटिंग का हो जाएगा। आंसर राइटिंग का ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्नोत्तर जब हम करेंगे तो परिचय, दूसरा हमारे पास मेन बॉडी मुख्य भाग, और तीसरा जो है निष्कर्ष में ऐसे। तो पहले में कीवर्ड को सेलेक्ट करके उसका डेफिनेशन, फिर दूसरे में टाइप्स का एक्सप्लेनेशन, और तीसरे में ये। इस तरह से हम अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमने शुरुआत की, हमने पहले परसेंटेज और प्रतिशत विधि कहा, ऑलरेडी देख चुके थे। फिर कुल व्यय विधि देखा कैसे है, ये डायग्राम का कैसे है।
ये सब देखा हम लोगों ने। फिर ये बिंदु अथवा ज्यामितीय विधि देखा कि कैसे ये सारा अलग अलग होता है। और फिर हम लोगों ने ये चाप अथवा लोचदार विधि देखा। ये हमारे पास पूरा का पूरा है कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यस, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आगे आपको बढ़ता हूँ इस पर ये देख करने के लिए कि अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं सप्लाई। यस, पूर्ति। तो इससे संबंधित चीज़ें हम लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे। जब भी हम लोग इस सप्लाई और इस पूर्ति की बात करते हैं तो शुरुआत करें हम लोग अपने इससे। तो पहले तो इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, परिभाषा की तरफ। फिर हम लोग बढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। प्रभावित करने वाले साधन। फैक्टर्स, प्रभावित करने वाले साधन। फिर देखेंगे इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच। फिर हम लोग देखेंगे पूर्ति की लोच। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और अथवा पूर्ति में परिवर्तन। तो ये आपूर्ति और पूर्ति की बात है। तो सबको देखेंगे। तो शुरुआत हम लोग अब सप्लाई से आज करते हैं। बस फिर आगे बढ़ेंगे। तो सप्लाई, क्वांटिटी offered for sale at a particular price and at a particular time. मीनिंग क्या है जी? वस्तु विक्रय के लिए प्रस्तुत है, एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय पर। वस्तु विक्रय के लिए प्रस्तुत है एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर। बाजार में जाते हैं तो यही सप्लाई है। इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वस्तु कैसे विक्रय के लिए प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो ये अगर वस्तु है तो आपूर्ति है किसी वस्तु की, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। तो इसीलिए इस परिभाषा के साथ
तो सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी वस्तु की आपूर्ति अथवा पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु का एक निश्चित कीमत पर तथा एक निश्चित समय पर बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध होना, उसको आपूर्ति अथवा पूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसी एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बाजार में वस्तु विक्रय के लिए प्रस्तुत है तो उसको हम लोग आपूर्ति अथवा पूर्ति के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ें तो हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, अब इसको देखें तो वन बाय वन हमारे पास पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस वस्तु की कीमत। अच्छा, एक आपूर्तिकर्ता हमेशा ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा आपूर्ति करना चाहता है। अब सेल कर पाए कि नहीं वो तो मार्केट बताएगी, पर वो ज़्यादा आपूर्ति करना चाहता है। अब देखो 5 रुपीज़ पर वो एक आपूर्ति करता था, सो 10 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। दिस इंक्रीजेस तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। दोनों क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस 5, 10, सप्लाई 1, 2। At 5 it is 1, at 2 it is 10, at 10 it is 2। तो सीधी लाइन जाएगी सप्लाई कर्व की। दिस इंक्रीजेस, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये प्राइस ऑफ द वस्तु की कीमत है। सप्लाई हमारा इंक्रीज हो रहा है तो साथ में ये भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस, आगे बढ़े, जस्ट सेकेंड। तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। अच्छा, सीधा रिलेशन होता है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग सप्लाई शेड्यूल बोल सकते हैं। सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति अनुसूची। अनुसूची एक तो ये है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये पूर्ति वक्र है। यस, और इस तरह से अगर हम लॉ ऑफ